दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं जैसे कि आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एनटीपीसी के बारे में भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी लेखपाल के सिलेबस को जारी कर दिया है, यानी कि इसका मतलब है ये परीक्षाएं जल्दी जारी होने वाली हैं। तो अभी हमारी पॉलिटी चल रही थी और पॉलिटी में 2 वीडियो पर हम चर्चा कर चुके थे। तो इसी आधार को लेते हुए यानी इन भर्तियों को लेते हुए इनके एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करते हुए हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना अभी चल रही है हमारी पॉलिटी में और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसी के आधार पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ये बैच है जो आपका बहुत ही सफिशियंट साबित होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए भी, यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए और आपका एनटीपीसी के लिए भी। तो प्रस्तावना हमने पढ़ ली थी, उसमें तो प्रस्तावना से संबंधित हमने अर्थ पता कर लिए थे, प्रस्तावना के बारे में जान लिया था। संपूर्ण प्रस्तावना का अर्थ क्या है, आपका समाजवादी का अर्थ क्या है, तो आपका यानी कि जितने भी अर्थ दिए थे आपके उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक अब आज हम प्रस्तावना के महत्व पर और प्रस्तावना की आलोचना पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि प्रस्तावना का महत्व। उससे पहले हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हर एक एग्जाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। यानी कि अगर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है और कब संशोधन किया गया था और क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ है और ये मुद्दा कब आया निकल कर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को संशोधन कैसे किस केस में कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अपनी इसकी व्याख्या दी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं। तो एक बार संशोधन हुआ है मात्र, कब हुआ, ये 42वां संशोधन। और ये कब हुआ था आपका 1976 में हुआ था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन। अब इस पर बात ये करते हैं कि इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में आपके 3 शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, जो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे अर्थ के बारे में जान लिया था। दूसरा शब्द था आपका समाजवादी, इसकी भी चर्चा कर ली थी हमने। और एक तीसरा शब्द था आपका अखंडता। कौन सा शब्द था? अखंडता। यानी कि एक बार संशोधन हुआ है मात्र किसमें? प्रस्तावना में। और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। अब पंथ निरपेक्ष के अर्थ के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। क्या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या? एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो। ठीक है। समाजवादी की हमने चर्चा कर ली थी कि आपका क्या इसमें आपका डीएस नकारा केस में क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या दी थी। और तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। अखंडता पर हमारी बात नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सा अखंडता हम जान लेते हैं। आपने एक अखंडता देखा होगा और एक शब्द की बात आती है आपकी एकता। एकता और अखंडता कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ें तो ये लगता है कि एक ही प्रकार के शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एकता और अखंडता में थोड़ा सा अंतर है। यानी कि एकता की बात करें तो एकता एक हमारी आंतरिक चीज़ है, यानी कि हम जैसे मानते हैं भाईचारा, जैसे एकता की बात कर लेते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन अखंडता यानी कि सब हम एक हैं, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो आपका, हम क्या कहते हैं? हम सब भारतीय हैं, यानी कि हम एक है। तो ये किसे दर्शाता है? ये आपकी अखंडता को एकता को दर्शाता है। अखंडता क्या है? यानी कि अखंडता एक भू यानी कि भूमि से संबंधित, यानी कि अखंड भारत। यानी कि अखंड भारत का मतलब आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके आपका कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर उधर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, हम सब अखंड है। यानी कि अखंड टुकड़े ना होना। यानी कि ये किससे? ये भूमि से संबंधित है और ये किससे? आंतरिक चीज से संबंधित है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे कि संविधान की आलोचना, यानी कि संविधान की क्या आलोचना की, किसने? जो विद्वान हुए, यानी जो आलोचक हुए। और फिर प्रस्तावना का महत्व क्यों पढ़ेंगे ये? क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि प्रस्तावना के महत्व में कि किसने किसने प्रस्तावना को क्या कहा है। जैसे कि आपका एक बहुत ही फेमस है शब्द, जैसे कि अब प्रस्तावना की बात आई तो प्रस्तावना को कुछ विद्वानों ने अप्रवर्तनीय कहा है। क्या कहा है आपका? अप्रवर्तनीय।
अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अप्रवर्तनीय क्या है, और एक होता है आपका प्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय का मतलब जो वाद योग्य ना हो, यानी कि वाद योग्य जिस पर हम बहस ना कर सकें। तो प्रस्तावना को अप्रवर्तनीय कब घोषित किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपका मदन गोपाल केस 1957, कब 1957 में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। यानी कि अप्रवर्तनीय का मतलब बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि हम इस पर बहस नहीं करते। जिसमें जो आदर्श दिए गए, किसमें? संविधान में जो आदर्श दिए गए हम उन्हें अपना नहीं सकते। ठीक है, किसमें? अप्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय क्या होता है आपका? बाध्य योग्य, यानी जिस पर हम बहस कर सकें, जिसे हम लागू कर सकें। प्रस्तावना में आपकी दर्शन पाया जाता है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई हैं। हम सब भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रश्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि इसके आदर्शों को हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि लागू नहीं कर सकते। ये किस केस में? आपका मदन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में कहा कि प्रस्तावना कैसी है? अप्रवर्तनीय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में, यानी कि महत्व के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। यानी कि जैसे कि आपको 3-4 नाम याद रखने हैं जो मैं बताऊंगा आपका, जैसे के.एम. मुंशी, यानी कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना को? ठीक है, किसने? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। और एक आपके हुए गजेंद्र सिंह गढ़कर, गजेंद्र सिंह गढ़कर। एक हुए हैं आपके अर्नेस्ट बर्कर, अर्नेस्ट बर्कर। और एक आपके हुए हैं ठाकुरदास भार्गव। कौन हुए हैं आपके? ठाकुरदास भार्गव। ये 4 हुए हैं। यानी कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है, आपके ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, और अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो इसमें अब बात आती है के.एम. मुंशी, यानी कि के.एम. मुंशी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। क्या? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा? के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म पत्री है। क्या है? के.एम. मुंशी ने क्या कहा? के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म पत्री है। किसने कहा? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म पत्री है। यानी कि इन्होंने अपना तर्क दिया कि जिस प्रकार, यानी बच्चे की जन्म पत्री होती है तो उसके जीवन के बारे में जिस प्रकार हम जन्म पत्री बताती है, उसी प्रकार भारत के संविधान के बारे में कौन बता रही है? प्रस्तावना बता रही है। यानी कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना से, यानी प्रस्तावना पढ़ के पूरा सार, यानी कि हम भारतीय संविधान की कल्पना कर सकते हैं। केवल प्रस्तावना ही पढ़ने से हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रस्तावना कैसी है, यानी कि भारत के संविधान में कैसा आदर्श है, किस प्रकार भारतीय संविधान है। तो ठीक है, क्या के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म पत्री है। भाई एक आते हैं आपके गजेंद्र, यानी कि इन्हें न्यायमूर्ति, यानी कि ये जज रह चुके हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं, न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह गढ़कर। तो गजेंद्र सिंह गढ़कर के अनुसार क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। किसकी? मस्तिष्क की कुंजी है। ये पॉइंट याद रखना है। और आपको एक ये पॉइंट याद रखना है, प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यानी कि गजेंद्र सिंह गढ़कर ने कहा कि प्रस्तावना में, अर्थात ऐसे आदर्श नेते हैं, ऐसी बात कही गई है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रश्न समाजवादी, यानी 5 प्रकार के न्याय दिए हुए, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी कि इनकी चर्चा की गई है। लेकिन आदर्श तो बहुत दिए हैं, लेकिन अप्रवर्तनीय होने के बावजूद भी प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे कोई प्रस्तावना, यानी कि आपको मैंने बताया था जैसे समाजवादी,
जैसे समाजवादी शब्द की पंथ निरपेक्ष की हमारे संविधान निर्माताओं ने व्याख्या नहीं की है, यानी कि संविधान में कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन फिर व्याख्या कैसे दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो प्रस्तावना पढ़कर ही दी, यानी कि प्रस्तावना पढ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, और फिर उसके बारे में चिंतन करके मनन करके यानी कि हमें बताया कि समाजवाद क्या है, DS नकारा केस में यानी कि समाजवादी की आपको अर्थ बताया। तो इसी प्रकार इसी तरह इन्होंने माना कि संविधान जो क्या है, प्रस्तावना आपकी प्रस्तावना में क्या है, आपका मस्तिष्क की कुंजी है, यानी कि मस्तिष्क, यानी हम प्रस्तावना पढ़कर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के बारे में जान सकते हैं। किससे इन्हें कहा, यह गजेंद्र सिंह गडकर ने। अब बात आते हैं अर्नेस्ट बर्कर ने। अर्नेस्ट बर्कर ने भी सेम इसी प्रकार की चीज़ कही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में आ भी जाता है। यानी कि प्रस्तावना, इनके अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। अब देखिए गजेंद्र सिंह गडकर ने क्या किया, प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, और बर्कर ने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। किसकी? प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। अब अर्नेस्ट बर्कर कहाँ के थे, तो ये आपके इंग्लैंड के एक विचारक रहे हैं, जिन्होंने भारतीय प्रस्तावना की मतलब भारतीय प्रस्तावना संविधान की बहुत ही मतलब क्या की है, प्रशंसा की है। यानी कि उन्होंने बताया है कि भारत के संविधान यानी कि प्रस्तावना में वो सभी आदर्श निहित हैं जो उनकी एक पुस्तक में निहित हैं। इनकी पुस्तक आपकी क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल। इनकी पुस्तक क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल पुस्तक है इनकी, अर्नेस्ट बर्कर की। तो इन्होंने कहा प्रस्तावना में वो सभी आदर्श निहित हैं जो इनकी किताब में निहित हैं। किसकी? अर्नेस्ट बर्कर ने। और ये काफी प्रशंसक रहे हैं किसके? भारतीय संविधान के। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, संविधान की कुंजी और आपके संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में ये चारों ही आपके पूछे जा चुके हैं। अब अगले आते हैं आपके ठाकुरदास भार्गव। कौन आते हैं आपके? ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव का कहना था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ठाकुरदास भार्गव ने, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा ठाकुरदास भार्गव ने? तो इनका कहना था कि प्रस्तावना यानी कि इन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा, यानी कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में आपने एक आदर्श पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण यानी कि 5 प्रकार के न्याय, आपकी समता दी हुई है, विचार अभिव्यक्ति की दी है, बंधुता दी हुई है। यानी कि इन्होंने पढ़ा कि अगर इन सभी आदर्शों को निकाल दिया जाए संविधान से, यानी कि प्रस्तावना से हम इन शब्दों को हटा दें, अभिव्यक्ति की हटा दें, आपके 5 प्रकार के स्वतंत्रता हटा दें, समता को हटा दें, बंधुता को हटा दें, तो फिर भारतीय संविधान यानी कि प्रस्तावना से हटाने के बावजूद भी भारतीय संविधान क्या आपको हीन नजर आने लगा। यानी कि इनके कहने का मतलब आत्मा निकल जाएगी, मात्र वो एक पुतले के समान हो जाएगा क्या? संविधान। तो इन्होंने कहा प्रस्तावना में बहुत ही आदर्श निहित हैं, यानी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। अगर प्रस्तावना ना हो तो भारतीय संविधान का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना प्रस्तावना के होते हुए है। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने। कौन? KM मुंशी। क्या कहा इन्होंने? भारतीय संविधान की जन्मपत्री है। ठीक है, गजेंद्र सिंह गडकर ने क्या? प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। और अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा? प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। और ठाकुरदास भार्गव का क्या कहना था? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। तो ये हमारी प्रस्तावना की टॉपिक थे, यानी कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, कौन कौन से शब्द हैं, कैसे प्रस्तावना का अर्थ, प्रस्तावना। ठीक है, दूसरी वीडियो में हमने जो उसमें आपके शब्द दिए हुए थे उनके बारे में डिस्कस किया, यानी कि उनका अर्थ बताया, और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि प्रस्तावना हो गई, और इससे आपको क्या करना है, आप ये तीनों वीडियो देखने के बाद
यानी कि आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से प्रस्तावना या कोई बुक होगी प्रैक्टिस करने के लिए, उससे क्वेश्चन लगाएं और उससे देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन, फिलहाल तो मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में मतलब ना आया हो, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वो सभी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को देखें और क्वेश्चन लगाएं। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। और ऐसे ही आपको देखते रहना है वीडियो, क्योंकि ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम आ ही गया है, यानी डेट आ गई है। एनटीपीसी की भी जल्द रिजल्ट आने वाला है और डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट। यूपी ट्रिपल एससी भी भर्तियां निकालेगी, यूपी पुलिस की भी आप वैकेंसी आपकी आने ही वाली है। तो उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए ये सीरीज चालू की गई है और आपको पर डे वीडियो मिलती ही रहेगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।